हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो मैंने अपने चैनल पे स्पेशली बीबीए, बीकॉम, एमकॉम और एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए प्लेलिस्ट तैयार की है। तो जिसमें मैं 3 प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बना चुकी हूँ। एक है आपकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक है आपकी बिजनेस इन्वायरमेंट और एक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आज हम बिजनेस इन्वायरमेंट में चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले मैं और चैप्टर आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो स्टार्टिंग से आप चैप्टर 1 से देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है मेजर्स ऑफ डेफिसिट। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कि डेफिसिट क्या होता है, कितने तरह का डेफिसिट होता है। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल डेफिसिट क्या होता है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, तो डेफिसिट बेसिकली एक बजट रिसीप्ट, जब हमारा जो बजट रिसीप्ट है वो बजट एक्सपेंडिचर से कम हो जाता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, डेफिसिट की सिचुएशन होती है। ठीक है, तो नॉर्मली डेफिसिट का मतलब कमी से है। ठीक है, तो आपकी जब रिसीप्ट्स जो है वो कम हो जाती हैं एक्सपेंडिचर से तो उसका जो डिफरेंस आता है वही आपका डेफिसिट कहलाता है। ठीक है, तो इफ द बजट रिसीप्ट्स आर लेस देन द बजट एक्सपेंडिचर देन द बजट इज टर्म्ड एज डेफिसिट बजट। ठीक है, तो अगर हम टाइप्स ऑफ डेफिसिट की बात करें तो ये कई तरह के होते हैं। तो चलिए आज हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा रेवेन्यू डेफिसिट आता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट से मतलब है कि ऐसा डेफिसिट जो विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर में आपको फेस करना पड़ता है। ठीक है, मतलब इट कैन बी डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू आउटफ्लो ओवर रेवेन्यू रिसीव्ड्स। तो रेवेन्यू आउटफ्लो एक साल में आपका ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू रेवेन्यू रिसीव्ड से, तो वही सिचुएशन हमारी क्या कहलाएगी, रेवेन्यू डेफिसिट की कहलाएगी। और अगर हमारा रेवेन्यू रिसीव्ड ज्यादा होगा तो हम कहेंगे कि सरप्लस वाली सिचुएशन है। ठीक है, इन द अदर वर्ड्स when the government tends to spend more on revenue expenditure than earn from its revenue receipts। तो जब हम ज्यादा गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ज्यादा स्पेंड करती है तो नॉर्मली वो ज्यादा रेवेन्यू रिसीप्ट्स अर्न करती है। ठीक है, तो इट इज सब्जेक्टेड टू रेवेन्यू डेफिसिट। तो अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें फॉर्मूले के फॉर्म में तो रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलता है, जब हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस से रेवेन्यू रिसीप्ट्स को माइनस कर देते हैं तो रेवेन्यू डेफिसिट निकलता है। और जब रेवेन्यू रिसीप्ट्स में से रेवेन्यू एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं तो हमारा मतलब अगर रेवेन्यू रिसीप्ट ज्यादा है तो सरप्लस आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस ज्यादा है तो डेफिसिट आएगा। ठीक है, It is also signifies that the government's earning are not enough to keep the operations of its department and other services। तो अगर आपका या गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अपनी अर्निंग्स को ज्यादा नहीं कर पा रही है और जो डेली के ऑपरेशंस है मतलब ईयरली हमारे जो एक्सपेंसेस हैं गवर्नमेंट उसको सही से ऑपरेट नहीं कर पा रही है, सही से सर्विसेज नहीं चल पा रही है गवर्नमेंट की। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं बजटरी डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, तो बजटरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल रिसीव्स एंड एक्सपेंसेस इन बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू डेफिसिट में तो हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर की बात कर रहे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसीव्स की बात कर रहे थे। लेकिन अगर हम बजटरी डेफिसिट की बात करें तो इसमें टोटल एक्सपेंसेस में से टोटल रिसीव्स हम माइनस करते हैं। मतलब इसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों तरह के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो बजटरी डेफिसिट इज द सम ऑफ रेवेन्यू अकाउंट डेफिसिट एंड कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। तो बजटरी डेफिसिट निकालने के लिए हम सम ऑफ रेवेन्यू अकाउंट डेफिसिट को कैपिटल अकाउंट डेफिसिट से जोड़ देते हैं तो हमारा टोटल बजटरी डेफिसिट निकल आता है। ठीक है, इफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड रेवेन्यू रिसीव्स इट रिजल्ट इन रेवेन्यू अकाउंट डेफिसिट। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू रिसीव से तो ये डिफाइन करता है कि रेवेन्यू अकाउंट डेफिसिट आ रहा है। उसी तरीके से जब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है कैपिटल रिसीव से तो वो हमारा कैपिटल डेफिसिट दिखाता है। ठीक है, तो इट लीड्स टू कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। और बजटरी डेफिसिट यूजुअली क्या होता है, एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो हम बजटरी डेफिसिट को यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज ऑफ जीडीपी के फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसीव्स एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स इन अ ईयर। तो फिजिकल डेफिसिट में भी हम टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीव्स माइनस करते हैं, लेकिन इसमें हम बोरोइंग्स जो है एक साल की उसको अलग कर देते हैं, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है बजटरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट में। In other words, this can be defined as the amount that the government needs to be borrow in order to meet all expenses। तो
तो अगर हम अदर वर्ड्स में बोले तो ये अमाउंट है, ऐसा अमाउंट है गवर्नमेंट का जिसको गवर्नमेंट को जरूरत होती है बाहर से बोरो करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। द मोर द फिजिकल डेफिसिट द मोर विल बी द अमाउंट बोरोड, मतलब जितना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट आएगा इसका मतलब गवर्नमेंट ने उतना ज्यादा बोरोइंग की है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द शॉर्टफॉल दैट द गवर्नमेंट फेसेस, तो फिजिकल डेफिसिट की मदद से हम ये जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट कितना शॉर्टफॉल फेस कर रही है, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला देखते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट कैसे निकलता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर में से हम टोटल रिसीव्स और बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देते हैं तो हमारा फिजिकल डेफिसिट निकल जाता है। जबकि हमारा बजटरी डेफिसिट कैसे निकलता है, उसमें हम टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल रिसीव्स को माइनस करते हैं, उसमें हम बोरोइंग्स को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। तो इट इज अमाउंट बाय विच अ गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स टोटल रेवेन्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जब हम एक साल के फाइनेंशियल ईयर में अपना एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू को माइनस करते हैं और बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देते हैं तो वो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट होता है, ठीक है। तो जीएफडी कैन बी कॉज्ड बाय अ रेवेन्यू डेफिसिट, तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से आता है। Where the government's income is insufficient to cover its operating expenses, तो जब गवर्नमेंट जो है इनसफिशिएंट हो जाती है अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर करने में तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट आता है। और बाय एन इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, और या तो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है तब हमारा ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट आता है। तो मतलब ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट निकालने के लिए हमें टोटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीव्स प्लस नॉन डेप्थ कैपिटल रिसीव्स को माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जीएफडी निकालने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीव्स और नॉन डेप्थ कैपिटल रिसीव्स को घटाना होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। तो ये लास्ट टाइप ऑफ डेफिसिट है। तो इट इज रिफर टू एज द डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द करेंट ईयर एंड द इंटरेस्ट पेमेंट that was needed to be paid in the previous fiscal year। तो जो प्रीवियस फिजिकल ईयर में इंटरेस्ट पे किया गया है उसमें से जब हम फिजिकल डेफिसिट को माइनस कर देते हैं तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट निकल आता है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि क्या क्या सोर्सेज होती हैं फाइनेंस करने के ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट को इंडिया में, ठीक है। तो जीएफटी को कैसे फाइनेंस करती है गवर्नमेंट इंडिया में, ये हम समझते हैं। तो द इंडियन गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, तो वो अपने फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए अलग अलग सोर्सेस से मनी जो है बोरो करती है। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक से बोरो करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो करती है, हम बोलते हैं ना आरबीआई बैंकर्स बैंक है और गवर्नमेंट की भी बैंक है, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट से भी बोरो कर सकती है, जनरल पब्लिक से भी बोरो कर सकती है और डेफिसिट फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकती है, ठीक है। अब ये डेफिसिट फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, न्यू करेंसी प्रिंट करती है फंड्स को बोरो करने के लिए आरबीआई से कह के, ठीक है, अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटीज, वो भी अपनी सिक्योरिटीज के अगेंस्ट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो इसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं जब गवर्नमेंट अपने डेफिसिट फाइनेंसिंग करने के लिए क्या करती है, करेंसी बोरो करती है, नई न्यू करेंसी प्रिंट आउट करवाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपनी सिक्योरिटीज के अगेंस्ट, तो वही क्या कहलाता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, उसके कौन कौन से टूल्स हैं, उसके क्या क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ठीक है, मतलब इस चैप्टर में हम इसको समझेंगे। चलिए तो मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो गवर्नमेंट की मनी को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी में डिसाइड की जाती है। मतलब मनी का इन्फ्लेशन कैसे होगा, मनी को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, मनी का राइज डिक्रीज, ये सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी में होती हैं, ठीक है। तो जब हमें पता है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अनस्टेबल है और सेंट्रल बैंक इंप्लीमेंट करती है मॉनेटरी पॉलिसी को ताकि वो अपनी अनस्टेबल इकोनॉमी में अपनी मनी के सोर्सेस को कंट्रोल कर सके, ठीक है। चलिए तो सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करती है, इकोनॉमी को ग्रो करती है, ठीक है। चलिए तो हम मौद्रिक नीति इसको हिंदी में कहते हैं। तो सीधी सी बात है, इसके नाम से ही क्लियर है कि मनी से रिलेटेड जो पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने वही आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है। जबकि फिजिकल पॉलिसी क्या करती है, गवर्नमेंट के फाइनेंस को हैंडल करती है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इन एन इकोनॉमिक पॉलिसी
दैट मैनेजेस द साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि क्या करती है, मनी सप्लाई को इकोनॉमी में मैनेज करती है, उसके ग्रोथ को मैनेज करती है। ठीक है। In India, the Reserve Bank of India is the central monetary authority that implements monetary policy. तो इंडिया में बात करें तो जो सेंट्रल बैंक है जिसको हम आरबीआई कहते हैं वही मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करती है या रेगुलेट करती है। ठीक है। जबकि फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद कंट्रोल करती है। ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है क्योंकि ओवरऑल इंडिया पूरे भारत में जो है इसको फॉलो किया जाता है, इसलिए ये बड़े लेवल पे, इसलिए हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट एंड इज द डिमांड साइड इकोनॉमिक पॉलिसी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसको मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, कंजप्शन को कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। ठीक है। इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए इस पॉलिसी को बनाया गया है। चलिए अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसके इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है। तो मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो इसमें कुछ क्वालिटेटिव टूल्स आ जाते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स आ जाते हैं। ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है मॉनेटरी पॉलिसी के, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अदरवाइज आपका ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा वीडियो का, तो आप देखना नहीं चाहेंगे। ठीक है। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे इसी चैप्टर के। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल कॉमर्स बाय हर्षिता में पीडीएफ सेंड कर दूंगी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।